नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे की गिरने के कगार पर है। उन्होंने कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हिंदुत्व और शिवसेना अलग अलग नहीं है। ये वही शिवसेना है जिसने हिंदुत्व के खिलाफ आग उगलने वाली कांग्रेस सरकार से हाथ मिलाकर सत्ता में गद्दी पर विराजमान हुए थे उद्धव ठाकरे। लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी है जब कह रहे हैं कि शिवसेना और हिंदुत्व अलग अलग नहीं है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ऐसी क्या मजबूरी है उद्धव ठाकरे की, आज कह रहे हैं कि हिंदुत्व और शिवसेना अलग अलग नहीं है? मरता क्या ना करता, अगर ये बात 2.5 साल पहले उन्होंने कही होती तो शायद उनको उतनी मेहनत करके, उतना इम्फेसाइज करके बोलने की आज आवश्यकता नहीं थी। बट पिछले 2.5 साल में आपके ये कर्म तो नहीं बताते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया। जब आपने औरंगजेब का समर्थन करने वाली पार्टी को अपने साथ मिलाया और राज्यसभा में उनसे सपोर्ट किया, वीर शिवाजी की धरती पर औरंगजेब का पूजन अगर होगा तो जाहिर है रेपरकशंस तो देखने को मिलेंगे। और आप सरकार में हैं और आप उसका समर्थन ले रहे हैं क्योंकि आपको राज्यसभा चाहिए। तो सब कुछ अगर सत्ता पर ही आधारित है और विचारधारा को बिल्कुल ही तिलांजलि दे दी है तो आज तो क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। विचारधारा थी तो शिवसेना को उतनी वोटें मिली। बाला साहेब ठाकरे का अपना एक आइडियोलॉजी था तो लोग इतना प्यार करते थे। आज आपने उस आइडियोलॉजी को तिलांजलि दे दी तो सरकार ने और लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। देखिए, बड़ी बात है कि बाला साहब ठाकरे ने जब कहा था कि मंदिर को मैं उसको मस्जिद को मैंने गिरवाया है क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन वहीं पर जब कांग्रेस ये कहती है कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआई जैसे बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से करती है, उसी से हाथ मिलाना आखिर मजबूरी केवल गद्दी पर बैठना था? गद्दी पर नहीं बैठना होता तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं होती। शायद 2.5 साल का प्रधान मुख्यमंत्री तो बाद में या कुछ भी करके अगर बात करते तो कुछ वर्कआउट हो सकता था। लेकिन एजेंडा, महत्वाकांक्षा जब आपकी अपने आप से बड़ी हो जाती हैं या संगठन से बड़ी हो जाती हैं, या आपको इतना कहने की हिम्मत आ जाती है कि मेरे पिता तो भोले थे, वो बहला फुसला लिया जाता था उनको, या वो लोगों को समझ लेते थे, मैं वैसा नहीं हूँ। मतलब एक पिता जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको आइडियोलॉजी दी, जिसने पार्टी बनाई, संगठन खड़ा किया, लड़े, इतने सारे हमले सहे और कहाँ कहाँ तक से थ्रेट आई, उन्होंने आपको ये सब दिया और आप आकर इस तरह की बातें करें कि मैं वैसा नहीं हूँ, तो कैसे आप हैं? जनता ने आपको बता दिया। आज इस देश में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं होगी जो बाला साहेब ठाकरे के नाम से कुछ गलत बोल सके। आज उद्धव ठाकरे जी का हाल देख लीजिए। आप विरोध या साथ वो अलग बात होती है, लेकिन उनका व्यापक तौर पर एक सम्मान है। आज इनके साथ देख लीजिए क्या हुआ, क्योंकि आपने विचारधारा छोड़ दी। जब शिवसैनिक ही सांस नहीं ले पाएगा, राम मंदिर के मुद्दे पर शिवसेना सबसे मुखर होकर बोलती थी, शिवसैनिक सबसे मुखर होकर बोलता था। काशी विश्वनाथ के मुद्दे पर सबसे मुखर होकर बोलते थे, मथुरा के मुद्दे पर सबसे मुखर होकर बोलते थे। इसके अलावा हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे मुखर होकर बोलते थे। अमरनाथ में जब यात्रियों पर हमला किया जाता था सबसे मुखर होकर बोलते थे। और आज बिल्कुल चुप्पी है, शांत एकदम। ज्ञानवापी पर एक बयान नहीं, काशी विश्वनाथ पर एक बयान नहीं, राम मंदिर पर एक बयान नहीं। कहते हैं अपने आप को भगवाधारी, कहते हैं अपने आप को हिंदुत्व वाले, और बयान एक भी नहीं। तो जो शिवसैनिक जो आपके लिए लड़ा था, जिसने आपको वोट दिया था, जिसने आपको सरकार में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इतनी सीटें दी थी, वो तो चीटेड फील करेगा ही ना। 2.5 साल बाद जो विधायक आज उनके साथ नहीं है, उनको फिर से चुनाव में जाना है। उनको वोट हिंदुत्व के नाम पे मिली थी, वो आज ये ना करें तो क्या करें? अंततः जो उन्होंने फैसला किया वो सही किया। देखिए, एकनाथ शिंदे जब 40 विधायकों को लेकर के गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, तब एक कॉन्फ्रेंस करके तब कहते हैं उद्धव ठाकरे कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, और आखिर बीच में गैप कहां आ रहा है? मैं बात करने के लिए तैयार हूं, अगर शिवसैनिक मुझे कहें कि आप इस्तीफा दे दीजिए तो दे दूंगा। लेकिन आज इतना कम्युनिकेशन का वो क्यों ढोंग रच रहा है? शिवसैनिक ने तो कह दिया उनको ऑलरेडी। 55 में से 22 ही आए। कल 22 के लेटर पे तो 18 का नाम था शायद, टोटलिटी में 22। बार बार व्हिप जारी कर रहे हैं, बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं, बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं। जैसे सुबह उठने के लिए हर 5 मिनट बाद आदमी को अलार्म लगाना पड़ता है। वो नहीं आने वाले, वो चले गए हैं। अगर आना होता तो उनको आ जाते, वो अभी तक वो नहीं आने वाले। इनको भी पता है शिवसेना का मैंडेट, मतलब अगर मेजोरिटी में 60-70% लोग दूसरी तरफ हैं, एक परिवार जिसकी बात कोई काट नहीं सकता था बाला साहेब ठाकरे की, आज उनके सबसे करीबी व्यक्ति इतने दूर चले गए और उनसे अलग हैं और उनके खिलाफ विरोध में हैं। और क्या चाहिए आपको रिजाइन देने के लिए? और क्या आधार होना चाहिए? ये आधार क्या कम है? मुझे लगता है इतना आधार काफ़ी है। और सम्मान अगर उनको बचाना और बचाए रखना है तो ये इमोशनल अपील करने से कुछ नहीं होना जाना है, क्योंकि शिव सैनिकों ने वो सारा हाल देखा है आपका 2.5 साल का। बेहतर है आप आगे आके रिजाइन कर दें, सम्मान सहित रिजाइन कर दें, तो जो होगा वो तय किया जाएगा। देखिए, संजय राउत का इस बीच में हास्यास्पद ये बयान आना और ये कहना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सत्ता चली जाएगी। क्योंकि सत्ता चली गई ना, अपने आप को तो राज्यसभा मिल गई।
संजय राउत जी ने इस गठबंधन का और इस पार्टी का जो पलीता लगाया उतना तो किसी ने नहीं लगाया। ये व्यक्ति हर चीज़ पर उसमें अपने मुखपत्र में लिख देना, उखाड़ दिया, महिला का घर गिरा देना, फिर आकर एरोगेंटली बात करना कि वो तो बहुत नोटी हैं और उनको इतनी गाली देना, एक पत्रकार को 100 पुलिस वालों के तहत गिरफ्तार कराकर उस पर तमाम तरह के अनर्गल बयान देना, खिलाफत करना, शरद जी के चरणों में जाकर ऐसे दंडवत लेट जाना, ऐसा लगता है जैसे कि शरद पवार जी ही मुख्यमंत्री हैं। यही सब तो एक शिव सैनिक को खलता था। यही सारी चीज़ें तो प्रदेश के लोगों को खलती थी। यही सारी चीज़ें तो देश को खलती थी कि कहाँ बाला साहेब ठाकरे और कहाँ ये पार्टी पहुँच गई है। उसी का फल ये भुगत रहे। अगर मैं कहता हूँ एक्सट्रीम राइट वाली पार्टी थी और एक्सट्रीम लेफ्ट पहुंच गई, थोड़ा सा भी संतुलन बनाते तो शायद जनता को लगता, लेकिन विधायकों को तो फिर से चुनाव में जाना है और वो जिस आधार पर वोट पाए थे उसी आधार को साबित करना है। तो जो उन्होंने किया वो बेहतर किया। लेकिन कंगना रनौत ने जब मकान तोड़ा गया था उनका, तो उन्होंने एक बात कही थी, बोला था कि आज मेरा मकान तोड़ा गया है, कल तेरा घमंड भी टूटेगा। तो घमंड तो टूट ही गया सर। घमंड है कहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा सरकार गिर जाएगी और है ही क्या आपके पास गिराने के लिए? सरकार के अलावा तो कुछ है नहीं। 13-14 करोड़ की प्रॉपर्टी तो अभी ईडी को देकर बैठे हो आप। उसका दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था कि सरकार भी चली गई। वो तो शुक्र है कैसे कैसे करके राज्यसभा आ गई, वरना वो भी चली जाती तो सोचे कहाँ होते, पैदल होते आज ये। अच्छा है, घमंड टूटना ही था। घमंड में थी सरकार। इस देश में 2.5 साल में एक राज्य में सबसे करप्ट सरकार अगर कोई हो सकती है तो वो ये थी। 2 मंत्री जेल में हैं, एक जो कमिश्नर है उन पर चल रहा है, एक इनका जो सुपर कॉप जेम्स बॉन्ड थे सचिन वाजे, वो जिलेटिन रॉड रखने पर एक व्यापारी के घर के सामने उसमें अंदर हैं। हालात इतने ख़राब हैं, हमेशा टसलबाजी चलती रहती है। 40 विधायक लेके एक व्यक्ति जो है, एक इनके मंत्री जो हैं वो दूर बैठे हुए हैं। इनसे ज़्यादा बुरा हाल किसका हो सकता है? लेकिन बावजूद उसके अहंकार इतना, बड़बोलापन इतना कि आज वो सबके सामने है, कर दिखाया। लगता है कि हिंदुत्व से दूरी करना ही सत्ता की दूरी मजबूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी से दूरी करना दूरी है। और जहाँ तक बात हिंदुत्व की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने पिता से दूर होकर आप पड़ोसी के करीब हो जाएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ये रियलिटी है। बाला साहेब ठाकरे ने जो आइडियोलॉजी दी हुई थी, अगर उस पर चलते तो चीज़ें होती। अगर आप उस पर भी आगे बढ़ते तो देश आपको सम्मान करता, प्रदेश आपको सम्मान करता, क्योंकि आधार ही वो है। 100 साल में विचारधाराएं बनती हैं, एक साल में नहीं बनती। संघ को 97 साल हो चुके हैं, 3 साल बाद 100 साल पूरे होने वाले हैं। ये विचारधारा एक दिन में गढ़ गई है क्या? कोई उनके बराबर आकर खड़ा होकर 1 साल में कहे कि मैं दुनिया बदल दूंगा तो क्या बदल जाएगी क्या? 100 साल लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, बैन होना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, शहादतें देनी पड़ती हैं, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, तब एक विचारधारा बनती है। जो बाला साहेब ठाकरे अगर आज होते तो बताते उन्होंने क्या क्या किया शिवसेना के लिए, और जिसने पढ़ा है और देखा है वो जानते हैं। ये क्या बता पाएंगे शिवसेना का मॉल क्या था? तो मुझे लगता है कि विचारधारा के साथ रहना इतनी पुरानी की, और अपने विचार के साथ रहना ही सर्वोपरि है। उसके साथ नहीं रहे तो हाशिए पर चले गए। शिवसेना का भविष्य क्या लगता है? खतरे में है इस समय। महाराष्ट्र में 2 लोगों को, शरद पवार जी और खासतौर पर शिवसेना, जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली इंक्लाइंड सिचुएशन में माने जाते थे। मुझे लगता है कि इस चेंज के बाद अगर ऐसा होता है, तो अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो इनको अपना अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, ललित और ओबेरॉय जैसे होटल में सारों के सारे विधायकों को ले जाकर रखने के बाद, याद होगा आपको जब शपथ ली गई थी तो मीडिया के सामने विधायकों की परेड कराई गई थी 5 स्टार होटल में। आज अंत भी उसी 5 स्टार होटल में हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप सिर्फ 2.5 साल चल पाए, तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में तो आपने सब कुछ ही बदल लिया, अपना भगवा ही छोड़ दिया। तो जितना आया था उसका 10% भी आप ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी 2.5 साल का और इसी मौके का इंतजार कर रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जब आपका परिवार का सदस्य कोई छोड़कर जाता है तो पहले परिवार की जिम्मेदारी और उस सदस्य की जिम्मेदारी है। आपने अगर एकनाथ शिंदे जी को सही से रखा होता, या चीज़ें बेहतर की होती, या आदित्य ठाकरे और उनके बीच की जो टसल थी उसको कम की होती, एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का दावेदार था एक समय में उद्धव ठाकरे जी के साथ, वो मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उनकी फाइल पहले मुख्यमंत्री के बेटे के पास जाएगी, फिर मुख्यमंत्री के पास जाएगी, उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया ना, उनके लिए तो संकट है ये। तो उनको तो कुछ करना ही था। दूसरी बात ये है कि वोटर कटा जा रहा है, लोग कटे जा रहे हैं, विधायक कटे जा रहे हैं, विचारधारा को आप छोड़ दिए हो। तो अगर पहले समझा लिया होता तो इतना समय ही नहीं लगता। लेकिन संकट मोचन के रूप में सोनिया गांधी ने कमलनाथ जी को भेजा है। उनसे तो बात भी नहीं की। देखिए ना, बताइए क्या ये कितना बुरा करते हैं ये कांग्रेस पार्टी के साथ। ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में इस तरीके से नेता का अपमान नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी जब सुबह पहुंचे तो उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया कि मुझे कोरोना है। अभी शाम को कहा है कि मुझे कोरोना नहीं है, और वो शरद पवार जी से, सुप्रिया सुले जी से बैठक कर रहे हैं।
मतलब इस तरीके माना कि कांग्रेस के इतने बुरे दिन हैं, लेकिन आप उनके लोगों को, पुराने नेताओं को इस तरीके से घर के दरवाजे बुला के वापस भेज देते हैं, ये कह के कि कोरोना है, मुझे कोरोना नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया कि 2 मिनट में आता है और 2 मिनट में चला जाता है। ये नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है संघर्ष करेंगे, किस दिशा में? पार्टी को बर्बाद करने की दिशा में। भाई संजय राउत जी से बेहतर संघर्षशील व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता कोई। पार्टी का बंटाधार कर दिया, संगठन का बंटाधार कर दिया, महाविकास अघाड़ी का बंटाधार कर दिया, सरकार गिरा दी, लोगों को दुश्मन बना लिया, हर बात पर तमाम चीज़ें आकर गलत बोलना और बयानबाजी करना, वो सब देखा ना उन्होंने। तो जाहिर है उनका संघर्ष जारी रहेगा जब तक जो असली शिव सैनिक हैं वो अलग होकर उस शिवसेना की लॉ को, उस बाला साहेब ठाकरे की लॉ को आगे नहीं बढ़ाते। वो इसको जो जिन लोगों ने विचारधारा बदल ली थी, जब तक उनको राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर देंगे, वो चैन से नहीं बैठेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है वो ये इस काम को बहुत जल्दी कर देंगे। असली शिवसेना कौन सी है? एकनाथ शिंदे वाली, क्योंकि उन्होंने दावा किया है। बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा और उनका विचार इस देश में और प्रदेश में, महाराष्ट्र में हमेशा रहेगा। उनका सम्मान था, है और आगे भी रहेगा, उसको कोई नकार नहीं सकता। बात यह है कि उस विचारधारा पर चलेगा कौन। जो उस विचारधारा पर चलेगा, जो वो इस हिंदुत्व पर चलेगा, जो भगवा पर चलेगा, उसको बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाएगा। बेटा पिता का उत्तराधिकारी सिर्फ बेटा होने भर से नहीं होता है, उनके विचार, उनकी विचारधारा, उनकी चीज़ों को आगे लेकर जाना पड़ता है, तब कहलाता है। बहुत बार आपके खुद के पुत्र उतना नहीं कर पाते हैं आपकी विचारधारा के लिए जितना दूसरे का लोग कर देते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं हो गया कि मैं किसी का बेटा हूँ तो कॉपीराइट हो गया मेरा, नहीं। जो उस विचारधारा को आगे लेकर जाएगा, जो सोच को आगे लेकर जाएगा, बाला साहेब ठाकरे देखेंगे लोग उनमें।